21 मई 1938 की सुबह एक जवान आदमी जापान के उस खूबसूरत शांत गांव की गलियों में शॉटगन, तलवार और कुल्हाड़ी लिए ऐसे चल रहा था मानो उस पर कोई राक्षस सवार हो। अगले 90 मिनट में बहुत ही सिस्टमैटिकली उसने घर घर जाकर वहां सो रहे लोगों को बेरहमी से मार डाला। जब तक ओकायामा प्रीफेक्चर के उन पहाड़ों पर सूरज निकला तब तक 30 लोग मर चुके थे और एक पूरी फार्मिंग कम्युनिटी जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये है त्सुमाया मैसेकर की कहानी, मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे डेडली मास मर्डर्स में से एक, जो एक ही इंसान ने अंजाम दिया। इस केस से आपको ये समझ आएगा कि रिजेक्शन, शर्म और अकेलापन कैसे एक इंसान को इतना बदल सकते हैं कि वो पहचान में ही ना आए। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रू क्राइम स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ एक वॉयलेंस की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसने उन कम्युनिटीज के लिए कई ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल खड़े किए थे जो नॉर्मल से अलग लोगों को एबनॉर्मली और डिफरेंटली ट्रीट करते थे। और क्या होता है जब एक इंसान ये ठान लेता है कि अगर वो इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बन सकता तो किसी और को भी जीने का कोई अधिकार नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि ये केस ग्राफिकल और डिस्टर्बिंग है और मैं कोशिश करूंगी कि इसे बहुत ही मिनिमली हैंडल करूं, बट ध्यान रखिएगा कि कुछ डिटेल्स डिस्टर्बिंग हैं, तो अगर आप नहीं सुन सकते तो मत सुनिएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। जापान ओकायामा शहर के त्सुयामा डिस्ट्रिक्ट में बसा था ये गांव, जिसका नाम था कामो। ये एक ऐसी जगह थी जिसे देखकर लगता था जैसे वक्त ने इसे भुला दिया हो। साल 1938 में यहाँ 500 से भी कम लोग रहते थे। ज्यादातर लोग यहाँ खेती करते थे जो उनके बाप दादों से होती चली आ रही थी। सभी के घर बिल्कुल पास पास थे और उन सभी के घरों के बीच से पतली पतली गलियां गुजरती थी और सभी की अपनी चावल की खेती। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। फैमिलीज की एक दूसरे में शादी होती थी जो कि सालों से चली आ रही थी और यहाँ प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज नहीं थी। आपका बिजनेस सभी का बिजनेस, आपकी प्रॉब्लम सभी की प्रॉब्लम, और इसी वजह से यहाँ बातें आग की तरह फैलती थी। अगर सुबह किसी के घर कुछ हुआ तो दोपहर होने से पहले उस गांव के सभी लोगों को ये बात पता चल जाती थी कि उसके घर क्या हुआ। ये एक बहुत ही क्लोज, टाइटली नेट कम्युनिटी थी, जो सुनने में अच्छा फील होता है जब तक आप ये रियलाइज नहीं करते कि इसका असली मतलब क्या है। इसका मतलब है कि यहाँ सभी का एक जैसा होना ही यहाँ के लोगों के लिए सब कुछ था। मतलब अगर वहाँ कोई भी उनके नॉर्मल से अलग होना चाहा तो ये नोटिस हो जाता, उसके बारे में फिर लोग बातें बनाते और लोगों के ही हिसाब से उनकी एक सजा तय हो जाती। इसका मतलब ये था जब तक आप उन जैसे लोगों की तरह हो, उन जैसा सोचते हो, तब तक सब कुछ ठीक। पर अगर आपने कुछ अपने मन का करना चाहा तो आप उन लोगों के लिए एक श्राप बन जाते हो और उस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं। ये एक ऐसा गांव था, एक ऐसी कम्युनिटी थी जो नॉर्मल से अलग करने वाले, होने वाले, दिखने वाले, सोचने वालों के लिए जेल थी। और उस जेल की दीवार लोगों के फुसफुसाते बातों से, तानों से और उनके जजमेंट से बनी हुई थी। लोहे की दीवारों को तो फिर भी शायद कोई तोड़ लेता, पर ऐसी दीवारों को कोई कैसे तोड़े। इसी दुनिया में 1970 में जन्म हुआ मुत्सुई तोई का, अपने परिवार का दूसरा बेटा। बचपन से ही तोई एक बहुत ही शांत स्वभाव का इंटेलिजेंट बच्चा था, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज, इतना तेज कि उसका यही टैलेंट उसे गांव के दूसरे बच्चों से अलग बना देता। उसने शायद अगर किसी और जगह जन्म लिया होता तो उसका ये टैलेंट उसकी खुशकिस्मती होती, पर कामो नाम की उस जगह में उसका यही टैलेंट किसी श्राप से कम नहीं था। वहाँ के सभी लोग फार्मिंग करते थे और उन लोगों के अनुसार पढ़ाई लिखाई से उनका कोई मतलब नहीं था। तो तोई का इतना इंटेलिजेंट होना उन लोगों के लिए अलग था, डिफरेंट था, एक श्राप था। फिर भी तोई को अच्छे से पता था कि उसे अपना ये टैलेंट लेके कैसे आगे बढ़ना है। उसके दोस्त थे और वो हर गांव के कामों में शामिल होता था, उनके जीवन में इन्वॉल्व था। या यूं कह ले कि वो अलग तो था, पर उसके पास ऐसा दिमाग भी था जिसको इस्तेमाल करके वो अपना इस टैलेंट को आसानी से छुपा के रखता था। कामो नाम के उस गांव में लोग एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए थे। वहाँ जन्म लेने वाला हर एक इंसान से जुड़े रहना चाहता था, क्योंकि वो गांव उनका पूरा जीवन था। तो यहाँ सभी से अलग होना उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था और वो सभी कोई न कोई तरीके से वो अपने अलग होने को किसी न किसी तरह से छुपा लेते थे, जिसके चलते गांव वालों को ये पता तो था कि उसका एकेडमिक दिमाग उनके बच्चों से तेज है, पर कितना तेज है ये नहीं पता था।
क्योंकि तोई ने किसी को अपने अलग होना बताया ही नहीं। और फिर दिमागी तेजी को ढकना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि ये उसके बस में था। वो अपने दिमाग को छुपा सकता था, वो अपने टैलेंट को छुपा सकता था, और इसी को छुपाते छुपाते उसने 16 साल बिता दिए। और फिर एक ऐसा दिन आया जिसने मुत्सोई की जिंदगी को तोड़ कर रख दिया। 17 साल की उम्र में मुत्सोई को टीबी ने अपनी चपेट में ले लिया। 1934 के उस दौर में जापान में टीबी होना उम्र कैद की सजा के बराबर थी, क्योंकि उस वक्त तक टीबी का कोई इलाज नहीं था, जिसके वजह से इसे हाईली कंटेजियस और एक श्राप की तरह देखा जाता था। इसे गरीबों की बीमारी, उनकी वीकनेस और उनके कैरेक्टर की वीकनेस की तरह देखा जाता था, और उस वक्त लोगों के अनुसार इसे एक फैमिली जेनेटिक बीमारी की तरह देखा जाता था। तो मतलब अगर आपको टीबी ने अपनी चपेट में ले लिया तो ये आपके फैमिली की कमी थी, ये आपके कैरेक्टर के मोरली रॉन्ग होने की कमी के वजह से थी, ये आपके गरीब होने की वजह से थी। सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि आज का जापान उस दौर के जापान को छोड़कर बहुत ही आगे बढ़ चुका है, पर उस दौर का जापान अपने आप में किसी काले साये से कम नहीं था। टीबी के डायग्नोसिस के बाद मुत्सोई की पूरी दुनिया ही बदल गई, या यूं कह ले कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। रातों रात उसके सारे दोस्त बेगाने बन गए। लोग उसे अपने साथ काम पर नहीं ले जाते। जिसकी खेती में भी वो काम करता, उन सभी ने उसे वहां आने से मना कर दिया। उसकी खुद की फैमिलीज उसे अपने साथ बैठाकर खाना नहीं खिलाती। उसे एक कोने में धकेल दिया गया। मुत्सोई तोई को ये लगने लगा कि वो इस दुनिया में सिर्फ बोझ बनकर रह गया है, और इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उसे सच में चाहता हो, उसे प्यार करता हो। वो गांव की जिन भी गलियों से गुजरता, लोग अपना रास्ता बदल लेते, और उस गांव के हर किसी ने अपने बच्चों को ये बोलकर रखा था कि उससे बातें ना करें, उसके साथ उठे बैठे ना, और उसके आसपास ना जाएं। मानो उसे टीबी ना हुई हो, उसे कुछ ऐसा हो गया हो कि जिसके साए से भी वो लोग डरने लगे। वो दिन ब दिन अकेला होता चला गया, और इसी अकेलेपन की वजह से उसने वापस से अपने एकेडमिक लिटरेचर्स को पढ़ना शुरू किया। उसके पास करने को कुछ नहीं था। लोग उसे अपने साथ काम पर नहीं ले जाते थे, लोग गांव में होने वाले त्योहारों में उसे शामिल नहीं करते थे, यहाँ तक कि उसके खुद के परिवार ने भी उससे ऐसी दूरियां बना ली थी कि मुत्सोई को समझ नहीं आता था कि वो करे तो क्या करे। इसी वजह से उसने अपने बुक्स को वापस से उठाए, उन्हें पढ़ना शुरू किया, और इतना पढ़ने लगा कि उसके बाहर उसकी कोई दुनिया ही नहीं थी। जहाँ उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई थी, वहाँ उसका बड़ा भाई था जो उस फैमिली का प्रधान था, अच्छे हेल्थ में था, और उसके लिए अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आते थे। और कंपैरिजन में देखा जाए तो मुत्सोई एक इनविजिबल इंसान बनकर रह गया था, या उससे भी बेकार। वो एक ऐसा इंसान बन गया था जिसको लोग अवॉइड करते थे, जिसे देखकर लड़कियां भाग जाती थी, जिसका प्रेजेंस, जिंदा होना, जिसका रहना दूसरे लोगों को ये बताता था कि वो एक बीमारी और मौत का जीता जागता उदाहरण है। इन्हीं कारणवश मुत्सोई की दुनिया अकेली होती गई, और वो इतना अकेला हो गया कि उसने वापस से अपने एकेडमिक्स और लिटरेचर में अपनी जिंदगी झकझोर कर लगा दिया, और वो इस दुनिया का मतलब निकालने लगा जिस दुनिया ने उसे अकेला कर दिया था। उसका इंटेलिजेंस, जो एक वक्त पर वो सबसे छुपाता रहता था, अब उसका साथी बन गया, और लोगों ने इसमें भी उसकी ही खामियां निकाली। उन लोगों का कहना था कि देखो ये कैसा इंसान है जो हर वक्त अपने पढ़ाई लिखाई में घुसा रहता है, ये तो बहुत ही अलग है, बहुत ही अजीब है। टीबी के वजह से वो उसे पहले से ही इग्नोर करते थे, पर जब उन्होंने देखा कि अब वो उनकी अटेंशन ही नहीं चाहता है, तो उन लोगों को और बुरा लगने लगा। वो लोग उससे चाहते क्या थे ये उसे भी नहीं पता, और उन गांव वालों को भी नहीं पता था। एक तरफ वो नहीं चाहते थे कि वो लोग उसके कांटेक्ट में आए, दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो अपने आप को अपने एकेडमिक्स लिटरेचर में झकझोर कर रखते। मुत्सोई को पता नहीं था, उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे, पर उसे एक बात की अच्छी तरीके से समझ थी कि लोग नहीं चाहते हैं कि उसका साया भी उन पर पड़े। पर मुत्सोई को भी कनेक्शन चाहिए थे। उस वक्त टीबी होने का मतलब था कि आपकी मौत हो जाएगी बहुत जल्द, और उसे ये पता होने के बावजूद उसे कनेक्शन चाहिए था, उसे लोग चाहिए थे। वो चाहता था कि कोई उससे बातें करे, वो चाहता था कि कोई ऐसा हो जिनसे वो बातें करे, पर उस गांव में ऐसा पॉसिबल नहीं था। पर जापान के 1930 के उस दौर में उसे एक ऐसी चीज मिल गई जो उसके इस डिजायर को थोड़ा कम करती, पर यही वो चीज है जो आगे जाकर उसके और 30 उन लोगों के मौत के कारण का भी हिस्सा बनेगी। तो आइए जानते हैं कि वो क्या थी। जापान के बाकी गांव की तरह मुत्सोई के उस गांव में भी एक रिवाज चलता था जिसका नाम था योबाई।
ये एक ऐसा ट्रेडिशन या एक ऐसा रिचुअल था जो उस दौर के जापान के सोसाइटी में कुछ लोग उसे अच्छा मानते थे और कुछ लोग उसे बुरा मानते थे। बट अच्छा बुरा दोनों ही मानने वाले उसे मानते थे कि वो एक रिवाज है। तो ये रिवाज क्या था? बेसिकली ये रिवाज ये था कि उस दौर में सेक्सुअल एजुकेशन किसी के पास नहीं था। तो लोग चाहते थे कि उनके बेटे बेटियां शादी की उम्र से पहले इस एजुकेशन को सीख लें। और इसी के वजह से वहाँ एक ऐसा रिवाज था कि रात के अंधेरे में कोई भी मेल अपने घर से उठकर किसी भी मैरिजेबल एज की लड़की के घर जाकर उनके साथ संबंध बना सकता है। और ये रिवाज तब तक एक्सेप्टेबल था जब तक वो किसी को प्रेग्नेंट ना कर दे या फिर ये बात किसी और को ना पता चले। तो बेसिकली आप अगर एक लड़के हैं या आप एक मर्द हैं तो आप रात में उठकर किसी भी मैरिजेबल एक्सेप्टेबल लड़की के घर जाकर उसके साथ संबंध बना सकते थे अगर वो राजी होती तो। और कंडीशन यही थे कि आप इसके बारे में किसी को ना बताएं और दूसरा कंडीशन ये था कि आप उसको प्रेग्नेंट ना करें। जब तक ये दो चीजें होती थी तब तक ये ट्रेडिशन उन सभी के लिए एक्सेप्टेबल था। सुनकर आश्चर्य होगा, पर आश्चर्य की यहाँ कोई बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा जापान भी था जो आज की दुनिया से मिट चुका है, पर उस जापान की हिस्ट्री बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गहरी, जैसा कि हर एक कंट्री का होता है, पर जापान भी उस लिस्ट में शामिल है। तो आप ये मत सोचिएगा कि क्योंकि आज का जापान बहुत अच्छा है या आज के जापान के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है तो उस वक्त के जापान के भी लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कंट्री की अपनी एक काली हिस्ट्री होती है। तो मुत्सुई जिसे कनेक्शन चाहिए था, जो चाहता था कि वो जाके दूसरों से बातें करे, लोग उससे बातें करें, उसके लिए भी ये ट्रेडिशन काम कर गया, ये रिचुअल काम कर गया। वो भी अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए उन लड़कियों के घर जाने लगा और अपनी क्रेविंग्स को पूरी करने लगा। पर जैसा कि आप सभी को पता है कि उसको टीबी हो चुका था और ये बात पूरे गांव को पता थी। और ये रिचुअल्स उन्हीं के साथ किया जाता था जिन लड़कियों की मैरिजेबल एज होने वाली थी। तो जैसे जैसे लड़कियों की मैरिजेबल एज अप्रोच करती, वो ये बातें अपने घर वालों को बताती या किसी तरह उन घर वालों को पता चल जाता और सारी लड़कियां उससे डिस्टेंस बना लेती और किसी ऐसे लड़के से शादी कर लेती जो हेल्दी हो। कोई क्यों ही उससे शादी करता? उस जापानीज कल्चर के स्टिग्मा में कोई भी नहीं चाहता था कि अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान कराए जो मरने वाला हो या फिर जो अलग हो उन लोगों से। तो जैसे ही उन लड़कियों की मैरिजेबल एज होती, वो शादी करके दूसरों के घर चली जाती। यहाँ तक तब भी मुत्सुई को सब कुछ ठीक ही लगता था। मुत्सुई का कहना था कि वो क्या ही कर सकता है, उसे टीबी है तो लड़कियां ऑब्वियसली उसको छोड़कर चली जाएंगी और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ उसकी बेटी की शादी हो। यहाँ तक मुत्सुई तोई ने अपना आपा नहीं खोया था और यहाँ तक उसे भी लगता था कि जो हो रहा है उसके साथ कहीं ना कहीं उसकी किस्मत उसके लिए जिम्मेदार है। और शायद अगर उस गांव के लोगों ने यहीं तक बात को रखी होती तो उनके साथ वो नहीं हुआ होता। मुत्सुई तोई पहले से ही अकेला था, लोग उसके बारे में बातें करते थे, पर लोगों के अंदर एक सिंपैथी भी होती थी कि उसे ऐसी बीमारी ने घर कर ली है जिसकी वजह से उसका मरना तय था। तो वो लोगों से गुस्सा तो था, पर उनकी सिंपैथी की वजह से उसने कभी अपने गुस्से को उजागर नहीं किया। पर इस ट्रेडिशन के बाद जब उसने सेक्सुअल डिजायर्स पूरे किए, उन लड़कियों के घर वालों ने सभी गांव को उसके सेक्सुअल इनकम्पिटेंट होने की बातें फैला दी। उन सभी लड़कियों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि वो कैसे बेड में बहुत जल्दी हाँफ जाता है, वो बेड में कितना वीक था। और ये बात उस गांव में आग की तरह फैल गई। हर किसी को, हर एक इंसान को पता चल गया कि मुत्सुई तोई बेड में इनकॉम्पिटेंट है, वो बहुत जल्दी थक जाता है और किसी भी लड़की को खुश नहीं कर पाता। और ये शायद लास्ट स्ट्रॉ था जिसने मुत्सुई तोई को तोड़कर रख दिया। जहाँ पहले लोग उसके टीबी के बारे में ही बातें करते, अब टीबी के साथ साथ उसके सेक्सुअल इनकम्पिटेंट होने के बारे में भी बातें करने लगे। तो आप सोच सकते हो कि एक ऐसा इंसान जो पहले से ही इतना लोनली था, जिसके पास खुश रहने की कोई भी वजह नहीं थी, उसके सर पर एक ऐसा चीज भी बांध दिया गया जो हर एक मर्द के लिए एक मरने जैसा डरावना सपने की तरह। और उसने खुद को इतना ह्यूमिलिएटेड फील किया कि वो और भी उन लोगों से कट गया। ऑलमोस्ट एक ऐसा इंसान बन गया जो किसी को नहीं दिखता था। उसने पूरी तरह बाहर आना जाना बंद कर दिया और खुद को अपने एक कमरे में बंद कर लिया। और जब भी वो कोशिश करता कि वो बाहर जाए तो उसके कानों में लोगों की दबी दबी हंसी, फुसफुसाहट और लोगों की जजमेंटल नजरें ही खुद पर पाता। इसीलिए उसने ये सोच लिया कि बाहर जाने आने का अब कोई मतलब नहीं। 1938 तक मुत्सुई 21 साल का हो चुका था और उसके पास कोई एक ऐसी वजह नहीं थी जिसके वजह से वो जीना चाहे। उसका टीबी और भी दिन ब दिन बिगड़ता गया और उसके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं था और ना ही उसके लिए कोई शादी के रिश्ते आते थे।
उसकी फैमिली सामने से तो उसके साथ कुछ नहीं करती, पर क्लियरली वो अपने एक्शन से उसे ये बता देती कि वो उनके लिए सिर्फ एक बोझ है। उस कम्युनिटी ने उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, और जिन भी औरतों से उसने सेक्सुअल संबंध बनाए थे उन्हें हर दिन वो किसी न किसी और के प्यार में पड़ता हुआ देखता, किसी और के साथ शादी करता हुआ देखता। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो पूरी तरीके से टूट गया, और वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया जहां से लौटना उसके लिए नामुमकिन हो चुका था। बाद में इन्वेस्टिगेटर को उसकी एक डायरी मिली थी, जिसको पढ़कर उन्हें पता चला था कि उसने ये प्लान महीनों से किया था, बहुत शांतिपूर्वक किया था, और उसने ऐसी बातें लिखी थी जिससे ये पता चल रहा था कि उसने जो भी किया उसका उसे कोई रिग्रेट नहीं था। उस डायरी को पढ़कर पता चला इन्वेस्टिगेटर्स को कि उसका माइंड कैसे पूरी तरह से गुस्से से और रिवेंज से भर गया था। उसने ऐसी रीजनिंग दी थी जिसका कोई सेंस तो नहीं बनता था, पर मुत्सोई के भाषा में उसका यही करना उसके लिए सबसे बेहतर था। उसने बहुत ही अच्छी तरह से प्लानिंग की थी। सबसे पहले उसने अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया। मोस्टली उसके टारगेट्स ऐसे लोग थे जो उन औरतों की फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से उसे ह्यूमिलिएट होना पड़ा था, जिन औरतों के साथ उसने सेक्सुअल कनेक्शन बनाए थे और जिनकी फैमिलीज ने उसका खुले तौर पर मजाक बनाया था। उसने अपने हर एक मूव को बहुत ही अच्छी तरीके से कैलकुलेट किया, और उसके लिए ये और भी आसान हो गया क्योंकि उसका दिमाग ऑलरेडी बहुत तेज था। उसने सारे रूट्स को आइडेंटिफाई किया, किसके घर कितना मिनट गुजारना है, कितना मिनट में उन्हें मारना है। उसने हर एक कैलकुलेशन बहुत ही बारीकी से की, और इस घटना को अंजाम देने से पहले उसने 1 महीने तक इस चीज की सभी से छुपकर प्रैक्टिस की। उसने अपने हथियार तैयार किए, एक शॉटगन जो उस वक्त शिकार के लिए यूज होता था, कटाना स्वॉर्ड जो फैमिली ट्रेडिशन था उस वक्त हर एक जापानीज के घर में हुआ करता था, और एक कुल्हाड़ी। इन तीनों से उसने बहुत ही बारीकी से प्रैक्टिस की। उसने हर एक मूव अपना कैलकुलेट किया। उसने ये भी कैलकुलेट किया कि किसके घर में कितनी देर में सभी को मारकर खत्म करना है, और इन सभी तैयारी के बाद उसने दिन तय किया 20 मई 1938 का। इस दिन को चूज करने की कोई खास वजह नहीं थी, बस एक ही वजह थी कि उसी दिन पास के गांव में एक फेस्टिवल हो रहा था, और गांव के बहुत सारे लोग उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए जाने वाले थे, जिसका मतलब ये था गांव ऑलमोस्ट खाली होगा। 20 मई की दोपहर मुत्सोई ने अपनी फाइनल प्रिपरेशन की। उसने अपने डायरी में लास्ट बार लिखा, अपने करने जा रहे इस एक्शन को जस्टिफाई किया, और फिर रात होते ही उसने सबसे पहले उस गांव के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को काटा, जिसकी वजह से पूरा गांव अंधेरे की चपेट में आ गया। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन काटने के बाद वो सबसे पहले बगल के कमरे में सो रही अपनी दादी को जान से मार देता है। एक स्विफ्ट कट में उसकी दादी को वो मारकर खत्म कर देता है, और वो इतनी क्विकली ये काम को करता है कि जस्ट बगल में सो रहे उसके भाई की फैमिलीज, उसके माँ बाप, किसी को ये चीज पता नहीं चलती है। अपनी दादी को मारने के बाद वो अपने पूरे घर में आग लगा देता है, जिससे केओस बढ़ता है, और इसी केओस का फायदा उठा के वो बहुत ही स्विफ्टली जितने भी घरों को आइडेंटिफाई किया था उन सभी घरों में घुसता है और एक एक करके सभी को मार देता है। ऐसा करके वो कम से कम 20 लोगों को मार देता है। उसके बाद वो एक घर में घुसता है जहाँ पे सो रहे लोग उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने गन से उन्हें डेड पॉइंट में शूट करके मार देता है, और इसी आहट के वजह से बगल के लोग भी जाग जाते हैं। बंदूक की आवाज सुनने के बाद बगल में सो रहे लोग और आसपास के लोगों को ये पता चल जाता है कि उस गांव में कुछ तो हुआ है। लोग डर जाते हैं, टेरिफाइड हो जाते हैं और छुप जाते हैं अपने घरों पर। जिसको जहां मिलता है वो वहां छुप जाता है। क्योस और भी बढ़ने पर कुछ लोग भागकर चावल की खेती में जाके छुप जाते हैं। करीब 30 लोगों को मारने के बाद वो रुक जाता है। वो इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि उसे बुरा फील होने लगता है, या फिर वो नहीं चाहता है और किसी को मारना, या फिर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। वो इसलिए रुकता है क्योंकि उसके टीबी ने उसके शरीर को हराना शुरू कर दिया था। उसके टीबी ने उसे हरा दिया था। वो हाँफने लगा था। वो हाँफता हुआ गांव के बाहर जाने लगा। अब तक भोर हो चुकी थी। बगल के गांव में गए हुए लोग वापस घर को लौट। जब वो वापस लौटे तो उनकी आंखों ने मानो उनके सामने ऐसी हकीकत लाके खड़ा कर दी हो जिसे उन्होंने अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोचा था। पूरा गांव खून की हेरली से रंगा पड़ा। किसी किसी का घर तो पूरी तरीके से उजड़ गया था, किसी घर के कुछ लोग उजड़ गए, पर उन सभी औरत के घर जिसने उसे ह्यूमिलेट किया था पूरी की पूरी तरह खत्म हो चुका। लोग तो सायामा शहर के पुलिस स्टेशन को कॉल करते हैं और कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है
ऑफिसर्स वहाँ आते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके ट्रेनिंग में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि वो एक ऐसे मंजर का भी सामना करेंगे जहाँ ऐसा ब्लड बाथ देखेंगे। 30 लोग पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। वो लोग बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके टुकड़े इधर उधर जो पड़े हुए थे उन्हें जोड़कर उन बॉडीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ एक मैनहंट जारी हुआ तुसुमाया मोई को खोजने के लिए। उन्हें ज्यादा देर नहीं लगा उसे खोजने में, क्योंकि वो बगल के ही पहाड़ की चोटी में जाकर बैठा हुआ था, वही पहाड़ी जहाँ वो अक्सर जाया करता था। वो बैठकर उगते हुए सूरज को देख रहा था। जब पुलिस उसके करीब जाने लगी तो उसने अपना शॉटगन उठाया, उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और खुद को शॉट करके खुद की भी जान ले ली। और उन मारे गए 30 लोगों की फैमिली को कोई भी जस्टिस नहीं मिल पाया। इस केस के आखिरी में इन्वेस्टिगेटर्स को मुत्सोई की डायरी मिलती है, जहां पर उसने बहुत सारे ऐसी चीजें लिखी थी जिससे ये पता चल रहा था कि वो क्या करने वाला है। ये अचानक से हुआ हमला नहीं था। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने महीनों की प्लानिंग की थी और बहुत ही बारीकी से उसने इस घटना को अंजाम दिया था। साइकोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट ने इस केस को काफी डीपली स्टडी किया है। मुत्सो का प्रोफाइल बिल्कुल मैच करता है उन चीजों से जो आज हम मास मर्डर्स के बारे में समझते हैं। एक गहरी पर्सनल रिवेंज, सोशल आइसोलेशन, कोई ट्रिगरिंग रिजेक्शन या ह्यूमिलिएशन, और सिर्फ मारना नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को मैक्सिमम साइकोलॉजिकल डैमेज पहुंचाना। उसने उन्हीं लोगों की फैमिलीज को टारगेट किया और बच्चों तक को मारने से नहीं हिचकिचाया ताकि सभी की ब्लड लाइन्स खत्म हो जाए। ये सब एक ऐसे गुस्से की तरफ इशारा करता है जो नॉर्मल गुस्से से बहुत आगे, कुछ ज्यादा ही डार्क और खतरनाक था। जिन औरतों ने उसे रिजेक्ट किया था वो गलत नहीं थी। उनका पूरा अधिकार था अपना पार्टनर चूज करने का, कोई ऐसा जो उन्हें फ्यूचर दे सके, जिससे कोई खतरनाक बीमारी ना हो। फैमिलीज ने भी रिलेशनशिप डिस्करेज किया जो 1930 के उस रूरल जापान के सोशल और मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में लॉजिकली फिट बैठता था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विक्टिम्स ने जो झेला वो डिजर्व करते थे, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे मारे गए उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। काफी ऐसे लोग थे जिसको उसने मारा, उन्होंने कभी पर्सनली उसकी बेइज्जती नहीं की। सुयामा मसाकर हमें दिखाता है कि कैसे आइसोलेशन और शर्म धीरे धीरे होमिसाइडल रेज में बदल सकते हैं और कैसे कम्युनिटीज का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुत्सोई टीबी से मर रहा था, उसे सहानुभूति, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी, लेकिन उसे मिली बेइज्जती और रिजेक्शन। ये उसके एक्शन को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन ये समझाता है कि वो कैसे उस पॉइंट तक पहुंचा। अगले कुछ सालों में कामो विलेज का एरिया एक साइलेंट हॉरर मूवी की जगह बन गया। कुछ पुराने घर अब भी खड़े हैं। लोकल लोग उस जगह से दूर रहते हैं। उनका मानना है कि वो जगह श्रापित है, जहां एक ही रात में 30 लोग मर गए। वहां की डार्कनेस अब तक गायब नहीं हुई। इस मासाकर को फिल्म और बुक्स में भी दिखाया गया है। सबसे फेमस 1976 की मूवी विलेज ऑफ द 8 ग्रेवस्टोन है। सुयामा मासाकर एक मोरली ग्रे एरिया में एग्जिस्ट करता है जो लोगों को अनकंफर्टेबल बनाता है। हम चाहते हैं विलन्स पूरी तरह से बुरे हों और विक्टिम्स पूरी तरीके से इनोसेंट, लेकिन रियलिटी उतनी सिंपल नहीं होती। मुत्सो एक विक्टिम भी था और एक परपरेटर भी था। विलेजर्स क्रूर भी थे और अपने कंसर्न्स में जस्टिफाइड। ये ट्रेजेडी एक तरह से प्रिवेंटेबल भी थी और उस टाइम के सोशल कंडीशन के हिसाब से ऑलमोस्ट इनएविटेबल भी। ये केस आज भी रेलेवेंट सवाल उठाता है। हम उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं जो हमें अलग या डेंजरस लगते हैं। कम्युनिटीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सबसे अलग किए गए मेंबर्स के लिए। सेल्फ प्रोटेक्शन कब क्रूएलिटी बन जाता है और जब हम किसी को सोसाइटी के मार्जिन पर ढकेल देते हैं तो क्या होता है जब वो सबसे खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं। मुत्सोई तोई को मरे हुए 86 साल हो चुके हैं। उसका गांव अब नेचर ने वापस ले लिया है। जो लोग उसे या विक्टिम्स को जानते थे वो भी अब नहीं रहे, लेकिन उसके इस एक्शन से उठने वाले सवाल अब भी जिंदा है, क्योंकि मास मर्डर्स आज भी होते हैं। नाम और जगह बदलते रहते हैं लेकिन पैटर्न डिस्टर्बिंगली सेम ही रहता है। हम अब भी वर्दीनेस के हायरार्कीज बनाते हैं। हम अब भी लोगों को आउटकास्ट बना देते हैं और फिर शॉक होते हैं जब वो रेज का साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो क्रुएलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमेशा नहीं, हर बार नहीं। ज्यादातर लोगों जो रिजेक्ट होते हैं वो मास मर्डरर्स नहीं बनते, लेकिन कुछ बन जाते हैं, और जब वो बनते हैं तो सिर्फ अपना दर्द नहीं बल्कि इनोसेंट लोगों को भी साथ में ले डूबते हैं। उन लोगों को सजा देते हैं जिनका उनके सफरिंग से कोई लेना देना नहीं होता, और ट्रेजेडी के ऐसे सर्कल्स क्रिएट करते हैं जो जनरेशंस तक चल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।
टेक केयर एंड गुड बाय।